हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा क्लास ये साइंस का चल रहा था। साइंस का क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहे थे हम भौतिकी। तो भौतिकी का हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देख रहे थे, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में इसका पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आप लोग हम पढ़ा चुके हैं प्रकाश क्या होता है, माध्यम क्या होता है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये सारा चीज़ आपको बताया हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितने होते हैं, कौन कौन से नियम हैं, उसमें कौन कौन से किरणें भाग लेती हैं, ये सारे बात आप लोग को बता दिए हैं। और फिर से एक बार हम उस चीज़ को एक बार रिपीट करना चाहते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन की घटना को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आप लोगों को बताया गया था कि जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से हल्का विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहने का मतलब जिस रास्ता से जा रहे हैं उस रास्ता को भटक जाता है। रास्ता क्या होता है? भटक जाता है, रास्ता चेंज कर लेता है। तो वही बोलते हैं कि अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? तो वही प्रकाश जब चलती है अपने रास्ता में तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल में कमी आ जाती है या चाल में वृद्धि हो जाती है। चाल में कमी या चाल में वृद्धि हो जाने के कारण अपना रास्ता बदल लेता है। अपना रास्ता क्या करता है? बदल लेता है, चेंज कर लेता है। जिसके वजह से क्या बोलते हैं? अपना रास्ता चेंज कर लेता है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो क्यों होता है समझ में आए ना। प्रकाश प्रकाश के चाल में या तो कमी होगा या तो वृद्धि होगा। कमी होगा तो भी अपना रास्ता भटकेगा, रास्ता चेंज करेगा, और वृद्धि होगा तो भी अपना रास्ता चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझिएगा आप लोग कि मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर ये दो माध्यम को अलग कर रहा है। ये अपवर्तक सतह है। क्या ये? दो माध्यमों को अलग कर रहा है। दो माध्यमों का, ये माध्यम है हवा, ये क्या है? और ये है आपका पानी। समझिएगा ध्यान से। तो हवा और पानी है तो यहाँ पर दो अलग अलग माध्यम है। तो क्या दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल सेम होगी? तो बोलेंगे नहीं, दोनों माध्यम प्रकाश की चाल सेम नहीं हो सकता है। हवा में प्रकाश की चाल बताए हैं आप लोग को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और पानी में बताए हैं 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इन्हें बताए थे जी। और कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं बिल्कुल इस तरह से। ओहो, ये सीधा होगा ना। चलिए इसको सब खींच के दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए आप लोग यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं ना। ये आपका प्रकाश किरणें आ रही है हवा से, किसमें? पानी में। तो पानी के सतह पर पड़ते ही क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें को निकलना चाहिए था इस तरह से ना जी, लेकिन यहाँ से मुड़ कर देखिए इस तरह से निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और इसमें कितना हो गया? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग को, यहाँ प्रकाश के चाल में कमी होने के कारण क्या हुआ? अपना रास्ता भटक गया, अपना रास्ता बदल लिया। तो इसी बदलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा से अगर पानी में जाएगा तो ही होगा। अगर पानी से हवा में जाता है तो क्या होता है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। तो फिगर पहले हम छाप लेते हैं, उसके बाद बताएंगे ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यह है आपका पानी है, यह है आपका हवा। क्या है? हवा। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना है? अभी अभी बताए थे आप लोग को 2,25,000 किलोमीटर प्रति, और हवा में कितना है? 3 लाख
इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख होगा ना जी, किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हवा से पानी में आया तो भी अपना रास्ता भटक गया, इन रास्ता को चेंज किया, और पानी से हवा में भी ला रहे तो अपना रास्ता चेंज कर ले रहा है। इसको निकलना चाहिए था ऐसे ना, बिल्कुल, लेकिन निकाल कैसे रहा, यहाँ से आने के बाद इधर मुड़ जा रहा है, मुड़ जा रहा है कि नहीं मुड़ जा रहा है। तो यही आपका है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, इसी को बोलते हैं। आगे समझ में कोई डाउट है आप लोग को? नहीं है। एक बात अब यहाँ गौर कीजिएगा आप लोग ध्यान से, इसमें प्रकाश की चाल जब अधिक है तो ये विरल माध्यम होगा। क्या माध्यम है ये? कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। इसमें प्रकाश की चाल कम है, यानी सघनता ज्यादा होगा, इसमें घनत्व ज्यादा होगा ना इसके अपेक्षा में। तो ये हो गया क्या? सघन माध्यम हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए ये क्या है आपका, यह है सघन माध्यम। पानी क्या है? और ये क्या है? हवा। नीचे लिख देते हैं ना, विरल माध्यम है। एक बात यहाँ पर आप नोट कीजिए कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ी हुई है। किधर मुड़ी हुई है? निकलना चाहिए था इधर, लेकिन अभिलंब की ओर झुक न गया जी, झुका कि नहीं? तो हम बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। अब ठीक इसका विपरीत यहाँ देखिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर न हट गया है। अभिलंब से क्या हो गया? तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर कब होगी? जब सघन से विरल में जाएंगे, और विरल से सघन में आएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद बताते हैं। यहाँ नोट में लिख दीजिए आप लोग जो दिख रहा है ना, नोट में लिखिएगा जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन में जाती है अभिलंब की ओर जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती या मुड़ जाते हैं, ठीक है? तथा नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा इसको झुकाते हैं। लिखेंगे तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, या बोल सकते जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाते हैं। अभिलंब से दूर हट जाते हैं। चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे लोग कांच के सिल्ली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना? ये देखिए ये कांच का सिल्ली होता है जो मोटा होता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, है ना मोटा ये? अब इसी मोटाई से यदि हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
आप लोग देखिएगा कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, यानी अपने रास्ता से विचलित हो जाएगा। अपने रास्ता से क्या हो जाता है यानी जिस रास्ता से होकर जाना चाहिए उस रास्ता से नहीं जा पाता है। समझ में आया? यानी रास्ता भटक जाता है। रास्ता क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक छोटा सा लाइन ही पार के आप लोग दिखा देते हैं। इतना बड़ा लाइन है ना, इसमें थोड़ा यहाँ इसको रख देंगे तो देखिए कुछ ना कुछ अंतर आप लोग को दिखाई देगा। इसको हटा रहे हैं, अब देखिए कुछ ना कुछ तो अंतर है ना कि नहीं है ना? देखिएगा आप लोग ध्यान से, इधर से देखिएगा तो ये प्रकाश लग रहा है कि इधर से आ रहा है, आया समझ में? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो कांच के सिले द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या क्या है इसके बारे में हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? देखिएगा अब यहाँ पर देखिए, सपोज कि एक कांच का सिल्ली है। सपोज ये क्या है? कांच का सिल्ली है ना। तो ये कांच का सिल्ली से देखिए प्रकाश किरण गुजार रहे हैं। तो प्रकाश किरण गुजारेंगे तो ये देखिए आपका निर्वात है। ये क्या है? इसमें हवा हो गया तो हवा निर्वात है ना बाबू। तो देखिए निर्वात से कहाँ चला गया? यानी हवा से जा रहा है कांच में प्रकाश किरणें, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये विरल है, ये सघन है, तो विरल से सघन में जाने पर क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है ना जी। देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया। अभिलंब की क्या हुआ है? और फिर यही किरण जो होता है वो कांच से फिर हवा में प्रवेश कर देता है। तो अभिलंब से देखिए दूर हट रहा है कि नहीं हट रहा है? इसको निकलना चाहिए था इस तरह से, नहीं, लेकिन ऐसे निकला क्या? अभिलंब से दूर होते हुए निकल गया। तो इस प्रकार से कांच के सिल्ली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। अब देखिए यहाँ पर इसके नियम कितने हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ये तो समझ में आ गया ना आप लोग को कि नहीं आया? प्रकाश किरणें इस प्रकार से आ रही है, आने के बाद जैसे ही अपना माध्यम चेंज करती है तो अपने पथ से हल्का विचलित हो जाती है, यानी अपने पथ से हल्का मुड़ जाती है। क्या होती है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये अपनी रास्ता से भटक गया कि नहीं, इसको निकलना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन आ गया इधर अभिलंब की ओर मुड़ गया है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जो किरणें निकलती उसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो निर्गत किरण जो हुआ वो अभिलंब से दूर होते हुए क्या हुआ? आगे की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन। जितना बार माध्यम चेंज करेगा उतना बार अपना रास्ता यह भटकता रहेगा। उतना बार रास्ता क्या होगा? डेट मीन्स कह सकते हैं कि जितना बार माध्यम चेंज होगा उतना बार प्रकाश का अपवर्तन होगा। उतना बार प्रकाश का, अगर इसमें 10 प्रकार के माध्यम लगा देंगे तो 10 बार अपवर्तन होगा। आया समझ में ना? कोई दिक्कत है? ये समझ में आ गया आप लोग को? तो अब इसका नियम क्या है? तो नियम में बताए थे आप लोग को कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये ना जी, तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। देखिए तो आप लोग ऐसा है क्या? तीनों एक ही बिंदु पर हैं। देखिए तो ये हो गया आपका आपतित किरण। आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, ये सारा चीज का डिफिनेशन हम लोग पार्ट 1 में दे चुके हैं। वीडियो को पार्ट 1 जो बनाए थे उसमें आपका सारा चीज का डिफिनेशन दे दिया गया है ना, यहाँ सिर्फ समझना था। तो ये जो है पहला क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित तीनों एक ही बिंदु पर हैं। इस बिंदु को नाम देते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं?
तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। आने वाला किरण को आपतित किरण, अपवर्तित होने वाले किरण को अपवर्तित किरण, अपवर्तित होने के बाद भी फिर से अपवर्तित हो, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। आ रहा समझ में आप लोगों को ना? तो इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था। प्रकाश का अपवर्तन पहला नियम तो समझ में आ गया होगा। आपतित किरण डेट मीन्स ये वाला किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब डेट मीन्स ये वाला, उसके बाद बोला और अपवर्तित किरण मतलब ये वाला। तीनों एक ही बिंदु पर होते। एक ही बिंदु पर है कि नहीं है? ये भी आके यहाँ मिला, ये भी आके यहाँ मिला, ये जा रहा है यहीं से न जा रहा जी। तो तीनों कहाँ है? एक ही बिंदु पर है। कहाँ है? कोई दिक्कत है? अब दूसरा नियम देखिएगा आप लोग। दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया को बोला था साइन आई। क्या बोलते हैं? और अपवर्तन कोण की जया साइन आर न का अनुपात नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। ये क्या होता है? नियतांक मतलब इसका अनुपात सदैव बराबर ही रहेगा। सदैव क्या होता है? अनुपात में कोई परिवर्तन। मान लीजिए कि बोलिए सर ये इतना डिग्री कोण बना रही है, इतना डिग्री कोण बना रहा है। अब यदि इतना बड़ा कोण बना लेगा तो क्या ये भी चेंज होगा? तो हाँ, आप लोगों को बताया गया है कि जिस जैसे जैसे इसको इस ओर लाएंगे, है ना, अभिलंब से दूर ले जाएंगे, वैसे वैसे अपवर्तित किरण भी अभिलंब से दूर होगा। ठीक है? और जिस तरह से हम अभिलंब की ओर लाएंगे, जिस रेशियो में अभिलंब की ओर आपतित किरण को लाएंगे, उस रेशियो में अपवर्तित किरण भी अभिलंब की ओर मुड़ेगी। आया समझ में ना? इसीलिए कोणों का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोण का अनुपात एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। समझ में आया ना? कोणों का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बताते हैं पार्श्व विस्थापन क्या होता है। पार्श्व विस्थापन तो सुन ही लीजिए। देखिए ये आपतित किरण है जी वाला। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, बीच के लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्व विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए ये रास्ता, ये था, रास्ता भटक गया ना जी, तो विस्थापित न हो गया किरण, तो इसी को बोला जाता है पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन क्यों हुआ। तो आप लोग को हम इसके पीछे वाला वीडियो में भी बताया थे कि प्रकाश के चाल में अंतर होने के कारण प्रकाश के चाल में अंतर मतलब वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है। कमी और वृद्धि। तो कमी या वृद्धि होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण यही है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके चाल में क्या हो जाता है? अंतर पाया जाता है। चाल में या तो वृद्धि हो जाता है या तो फिर कमी आ जाती है। तो इसी के कारण उनमें क्या होता है? अपने रास्ता भटक जाते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। लेकिन जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो 12th क्लास में इसको डिटेल पढ़ना है कि आखिर में अपवर्तन क्यों होता है ना? बहुत डिटेल से आपको वहाँ मिलेगा। आप लोग हम बार बार बता रहे हैं कि 10th क्लास जो है वो 12th का सिर्फ बेसिक है। 12th का सिर्फ क्या है? बेसिक है। समझ में आया ना? लेकिन आप जब 12th में जाइएगा तो सारे चीज़ का डिटेल वहाँ आपको मिलेगा। जितना यहाँ पढ़ रहे हैं आप, उस सारा का सारा चीज़ वहाँ डिटेल में आपको मिलने वाला है। ठीक है? तो यहाँ बेसिक अगर मजबूत रहेगा तो आप लोग को 12th क्लास में साइंस पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन बेसिक भी आपको कमज़ोर रहेगा तो 12th क्लास में दिक्कत होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखा कीजिए।
ट्वेल्थ क्लास में ये भी सिद्ध करना है कि ये वाला समांतर है तो क्यों है। सिद्ध करें कि ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है ना। तो ये भी सिद्ध करने के लिए वहां मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ जान लेना कि दोनों क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अब कैसे समांतर हुआ ये ट्वेल्थ क्लास में पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या है, एकांतर। तो ये दोनों लाइन क्या हुआ, समांतर। ये दोनों लाइन समांतर हुआ ना। तो उसी तरह से ये कोण और ये कोण भी तो बराबर होगा। और जब ये दोनों कोण बराबर तो ये भी एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर कब होता है, जब ये दोनों लाइन समांतर होते हैं। ये दोनों लाइन क्या होते हैं, जैसे ई वाला कोण देख लीजिए ध्यान से, पेन लाइए, देख लीजिए बाबू आप लोग ध्यान से कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, अच्छा एकांतर कोण बराबर कब होता है, मान लीजिए कि ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन में एक इधर वाला एक इधर वाला, दोनों क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण आपस में बराबर कब होते हैं, जब ये दोनों कोण, दोनों रेखा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। दोनों रेखा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। कुछ समझ में आया ना, आया कि नहीं आया, आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों कोण को हम एकांतर दिखाएंगे। एकांतर है थोड़ी बराबर, एकांतर बराबर थोड़ी है। यहाँ देखिए ई वाला जितना कोण है डिग्री, तो यहाँ भी कोण होगा। तो आर आर के बराबर जैसे हो ना जी, आर आर जैसा हुआ ना, तो ई वाला आई है तो ई वाला भी आई ना रहेगा। ई वाला देखो, ई वाला दोनों बराबर है कि नहीं है, अब हो ना गया बराबर, आई आर बराबर। तो आई आई दोनों बराबर हुआ ना, तब लिखेंगे ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ट्वेल्थ क्लास में इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सर यदि प्रकाश की किरणें अभिलंब के साथ आती है, इसके साथ लंबवत आती है तो किस प्रकार से गुजरेगी। तो आप लोग को बार बार बताए हैं कि अभिलंब के साथ आने वाली किरणें, परावर्तन में भी बताया कि जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि बिना अपवर्तन के, बिना सीधे निकल जाती है। सीधे क्या होती है, अभिलंब के साथ आने वाली किरणें बिना अपवर्तन के सीधे, अच्छा 90 डिग्री के भी आएगा। अगर अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बना के इधर से आ रहा है तो ये भी बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगा। आया समझ में। चलिए नहीं समझ में आया है तो आप लोगों को पहले इसको क्लीन करते उसके बाद समझाते हैं ना। ये मान लीजिए ये कांच का सिल्ली है, क्या है, कांच का सिल्ली है ये। अब यहाँ पर देखिए कि यदि ये लंबवत प्रकाश किरणें आएगी इस प्रकार से, है ना, तो बिना अपवर्तन के बिल्कुल सीधा ऐसे ही निकल जाएगी। इससे शॉर्टकट रास्ता और इसे कुछ मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा जी। इससे शॉर्टकट भी इसके रास्ता कुछ मिल सकता है, बिल्कुल सीधे सीधे ना शॉर्टकट हो सकता है। तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो बिना अपवर्तन सीधे क्या होती है, निकल। यानी यहाँ पर अभिलंब अगर खींच देते हैं तो अभिलंब के साथ आने वाली किरणें क्या होती है, बिना अपवर्तन के सीधे, या तो फिर अभिलंब के साथ अगर 90 डिग्री कोण बनाकर जाएगी, प्रकाश किरण इधर से जाएगी तो ये भी बिना अपवर्तन के सीधे क्या होगी, निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, आगे समझ में ना। तो ये हो गया इसका, कोई दिक्कत तो याद रखना होगा ना, नोट में लिख लीजिएगा। अभिलंब के साथ आने वाली किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, या अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बनाकर आने वाले किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती। क्यों अपवर्तन, ये अपवर्तन क्यों नहीं हुआ, ये अपवर्तन क्योंकि ये दूसरे माध्यम में प्रवेश किया ही नहीं। दूसरे माध्यम में प्रवेश किया नहीं वाला प्रवेश किया। अच्छा ये प्रवेश किया भी तो इसके लिए शॉर्टकट रास्ता कोई और नहीं हो सकता है। इधर से जा सकता है क्या, इधर से जा सकता है क्या, नहीं ना। तो ये बिल्कुल सीधे अभिलंबी के साथ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। और ये वाला क्यों नहीं अपवर्तन हो तो बता दिए, क्योंकि ये किनारे से निकल रहा है, प्रवेश थोड़ी अंदर किया है। प्रवेश अंदर करे तब ना। जैसे में हम यहाँ पर देखिए सिल्ली है, इसमें यहाँ से लाइट मारेंगे तो ये अंदर प्रवेश कर रहा है, ये तो सीधे नहीं से निकल जा रहा है। प्रवेश करेगा कब, जब ऐसे करेंगे तब, या तो फिर हम लोग ऐसे करेंगे तब, है ना। चलिए एक थोड़ा सा घटना आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये क्या है,
धागा है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं, तो हल्का सा आपको अंतर दिखाई देगा, हल्का सा अंतर दिखाई देगा, देख सकते हैं आप, है ना, हल्का ऊंचा दिखाई दे रहा है ना, हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल क्या है, लेकिन यहाँ देखिए तो हल्का क्या हो जा रहा है, तिरछा हो रहा है ना। तो यही है प्रकाश का, समझ में आ गया आप लोग को ना, कोई दिक्कत। लेकिन इसी को यदि हम बिल्कुल लंबवत देखेंगे तो लंबवत में कोई अंतर नहीं मिलेगा। देखिए लंबवत बिल्कुल सीधा ही सही नजर आएगा, आ रहा है ना, लंबवत में कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन इसको जैसे ही हम तिरछा उठा करेंगे वो देखिए यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे देखो इधर से, देख रहे हैं ना आप लोग, है ना अंतर। लेकिन इसको अगर लंबवत देखा जाए, लंबवत बिल्कुल ऐसे निकाल देंगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखा जाएगा, एकदम वहीं पे जा रहा है जहाँ पर है ना। या फिर इसको ऐसे निकालेंगे, ऐसे गुजारेंगे, तो इस तरह से गुजारने पर कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, क्योंकि अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहा है। अंदर प्रवेश करेगा तब ना जी। तो यह आपका हो गया प्रकाश के अपवर्तन का कुल घटना, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अपवर्तनांक। अब हम लोग यहाँ देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है ना। अपवर्तनांक कहते किसको है, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। तो देखिए आप लोग बोल सकते हैं हम लोग अपवर्तनांक क्या है, तो हम लोग बोलेंगे, अच्छा सबसे पहले ये बात होनी चाहिए अपवर्तनांक निकलता तो किसका है, तो अपवर्तनांक निकलता है किसी माध्यम का, किसी जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, निर्वात हो गया, सब होता है ना। तो ये सब का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो बोलेंगे शून्य में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, शून्य में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात के, प्रकाश के चाल का अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी यहाँ पर आपको एक माध्यम होगा और बोलेगा उस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होगा। जैसे मैं आपको बोल दिया पानी का अपवर्तनांक निकालें, पानी का अपवर्तनांक निकालें, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप यहाँ ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य मतलब निर्वात, शून्य का मतलब क्या हो गया, निर्वात, निर्वात, याद रहेगा ना। और निर्वात किसको बोलते हैं, वह एरिया, वह क्षेत्र जहां पर हवा भी नहीं रहता है, जहां पे हवा भी मौजूद नहीं होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो वही कहा जाता है शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल, तो यहां लिख देंगे हम लोग शून्य में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम, तो दिया गया माध्यम क्या है, पानी ने है, तो लिखेंगे हाँ दिए गए माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा ना जी। तो किसका अनुपात है, तो दिए गए माध्यम, दिया गया माध्यम क्या है आपका, तो लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि आपसे पूछता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है ना, किरोसिन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है,
तो ये सारा चीज में आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? तो उस माध्यम में प्रकाश का चाल आपको ज्ञात होना चाहिए। जो माध्यम का पूछ रहा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात होना चाहिए। अगर वो ज्ञात नहीं होगा तो आप इसको भी ज्ञात नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पानी और शून्य बोला है। तो आप लोग जानते हैं शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी होता है जी। याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ये हो गया, ये तो हो गया किस में? शून्य में प्रकाश की। अब है कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल तो आप लोगों को बताया था कितना जी? 2,25,000 किलोमीटर प्रति। अब बोला कि अपवर्तनांक निकालिए, तो पानी का अपवर्तनांक के बराबर सूत्र क्या दिया हुआ है? शून्य में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? इस पानी का अपवर्तनांक कहेंगे। तो बोलो, शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख है प्रति सेकेंड, हो गया। और पानी में प्रकाश की चाल कितना है बाबू? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये तो खत्म ना हो गया जी? दोनों खत्म ना हो गया? किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। अब बच गया कितना? 300/200। अब इसको काटिए, कितना बार में कटता है? डायरेक्ट 5 से कटेगा कि 25 से कटेगा? 5 से काट लीजिए। 5 से कटेगा कितना बार में? आई 5 से 5 के 20, 50 25 45 बार में। और भी कटेगा ना। अब इसको काटिए कितना से? 5 से कटेगा तो 12 बचे, और ये 5 से कटेगा 9 बार में, और 3 से काट दीजिए आप 4। अभी अब ना कटेगा जी। तो 4/3 को हम लोग अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1.33 शायद रहेगा, 1.33 आएगा ना। यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक कितना निकलेगा? 1.3, 1 पॉइंट कितना हो गया? 3 हो गया ना। तो इस प्रकार से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है? अगर पानी का अपवर्तनांक 1.3 दिया है, इसका क्या तात्पर्य है? ये क्या कहना चाहता है? तो कहना यह चाहता है कि पानी में प्रकाश के चाल और शून्य में जो प्रकाश की चाल है, उस शून्य में प्रकाश चाल पानी में प्रकाश की चाल से इतना गुना अधिक है। 1.3 गुना क्या है? किसमें? शून्य में। शून्य में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश के चाल का 1.3 गुना अधिक होता है। 1.3 गुना। अगर कांच में निकालेंगे तो 1.5 होगा। 1 पॉइंट कितना होता है? लगभग 5 ही ना होता है जी। हाँ, 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। तो हम वहां पर बोलेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश के चाल से 1.5 गुना अधिक है। 1.5 गुना। तो जितना ही देगा उतना गुना अधिक प्रकाश की चाल रहेगा निर्वात या शून्य में। निर्वात या याद रहेगा आप लोग को। अपवर्तनांक का मतलब समझ में आ गया? कोई बोल देगा आप लोग को तो पानी का अपवर्तनांक 3 है, इससे आप क्या समझते हैं? या पानी का अपवर्तनांक 1.3 है, सॉरी, पानी का अपवर्तनांक 1.3 है, इससे आप क्या जानते हैं? इससे आपको क्या प्राप्त होता है? तो हम बोलेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल, सबसे पहले अच्छे से बोलेंगे हम लोग, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल से 1.3 गुना अधिक होता है। 1.3 गुना अधिक होता है। यदि आपको बोलता है किसी भी चीज का, किरोसिन तेल का कुछ भी बोल देता है, 1 मिनट, हाँ, किरोसिन तेल का देता है 1.44, अब बोलता है किरोसिन तेल का अपवर्तनांक 1.44 है। कितना है? तो बताइए कि इससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल किरोसिन में
प्रकाश की चाल से 1.44 गुना अधिक होता है। 1.44 गुना अधिक होता है। तो जितना देगा उतना गुना अधिक कह देना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए तो क्लास को यहीं पे अब समाप्त किया जाता है, टाइम बहुत हो गया है ना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में आपको पार्ट 3 के साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।